हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा एडिटोरियल है इनोवेट और बी ईटन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा क्लोज टेस्ट, तो पहले हम उसको ही कर लेते हैं। नो, पांड्या डजंट फॉलो इंस्टा ट्रेंड दैट रोमांटिसाइज द टैक्टिलिटी ऑफ फिजिकल बुक्स। कह रहा है कि पांड्या जो है वो इंस्टा में जो ट्रेंड चल रहा है कि जो किताबें हैं उनके से उनको स्पर्श करने का जो अनुभव लोग बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, एक तरीके से उनके गुण बता रहे हैं, जो पांड्यन है उसके उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। द इनक्रेडिबल आइडिया ऑफ होल्डिंग थॉट्स इन योर हैंड बिफोर ड्रॉपिंग देम इनटू योर ब्रेन। कह रहा है कि एक वो जो ट्रेंड है, एक ऐसा एहसास, एक ऐसा आइडिया है कि आप किताबों को अपने हाथ में जब पकड़ते हैं तो एक तरीके से लेखक के जो विचार हैं उसको अपने हाथों में ले रहते हैं अपने ब्रेन में उतारने से पहले। पुटिंग इट इन ग्रैंडर टर्म्स, कह रहा है कि अगर हम बढ़ा चढ़ा के शब्दों में रखें या बड़े शब्दों में बात को रखें तो इसका मतलब होता है द सैक्रेड यूनियन ऑफ द सेंसरी एंड द सेरेब्रल। एक तरीके से हमारी इंद्रियों का और दिमाग का मिलाव होता है जब हम इन किताबों को पढ़ते हैं। फिर कह रहा है ही डज नॉट कैनोसाइज फिजिकल बुक्स। कैनोसाइज का मतलब होता है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताना। तो कह रहा है कि वो फिजिकल बुक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते हैं। डिजिटल हैगियोग्राफिक्स टू देम एंड एलिवेटिंग देम इनटू सेंटहुड थ्रू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स। और बहुत ज़्यादा एक तरीके से प्रशंसा नहीं करते हैं किताबों की, किसी तरीके का उनको बहुत ज़्यादा बड़ा दर्जा, सेंटहुड का मतलब संत का दर्जा नहीं देते हैं किताब को, और किसी तरीके का वो पोस्ट भी सोशल मीडिया में नहीं करते हैं। नो बुक ऐप्स टू हिज नेम, कोई भी बुक ऐप उनके नाम की नहीं होती है। नॉट अ सिंगल वन, एक भी नहीं। इनफैक्ट ही डज द अनथिंकेबल। कह रहा है कि असल में उन्होंने एक ऐसी चीज कर दी है जो कि हम सोच नहीं सकते हैं। ही कैरीज नो फोन विद हिम, उनके पास कोई भी अपना फोन नहीं है। वेन अ क्यूजिकल ब्रो रनिंग द गैमेट ऑफ क्वेश्चन इज डायरेक्टेड एट हिम। कह रहा है कि जब जिज्ञासा वाले बहुत सारे प्रश्न उनकी तरफ फेंके जाते हैं तो हिज आंसर इज अनहरीड, वो बिना एक तरीके से उत्तेजित हुए आंसर देते हैं। अकम्पनीड बाई अ जस्चर द मोबाइल फोन इज अ हेडेक। उनका कहना है कि जो मोबाइल फ़ोन है वो एक सर दर्द है। 75 ईयर्स ओल्ड, ये 75 साल के हैं। हिज फॉर्मल एजुकेशन एंडिंग विद क्लास 7, इनकी जो एजुकेशन थी वो क्लास 7 में ही ख़त्म हो गई थी। पंड्या डैश मॉडेस्ट टू अ फॉल्ट, एक तरीके से बहुत ज़्यादा साधारण इंसान है। हिज वर्क प्लेस इज इन बसंत नगर, इनकी जो काम करने की जगह है वो बसंत नगर में है। द स्पेस लाइंग स्ट्रैटेजिकली ऑन द पाथ टू द बस टर्मिनस। कह रहा है कि जो वो स्पेस है बसंत नगर की, वो जानबूझकर एक तरीके से रणनीतिक तौर पे बस टर्मिनल, जहाँ पे बस टर्मिनल है वहाँ पे लगाई गई है ताकि ज़्यादा लोग उनकी दुकानों पे आ सकें। ही केयर्स अ हूट अबाउट विनिंग पीपल ओवर वर्क विद अपीरियंसेस। कह रहा है कि उनको दिखावे से लोगों को नहीं जीतना है। हिज वर्क फ्लैनल्स आर जस्ट अ बैनियान पेयर्ड विद अ धोती। कह रहा है उनका जो काम करने का जो कपड़ा है वो सिर्फ सैंडो बनियाइन है और एक साथ वो उसके साथ धोती पहन के रखते हैं। बट ही एंड्स अप विनिंग पीपल ओवर विद अ क्वाइट कॉन्फिडेंस, मगर उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस से लोगों को जीता है। इवन अनइंटेंटेड हर्सपा, हर्सपा का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ज़्यादा हिम्मत। कह रहा है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक तो हिम्मत है। द करेज टू नॉट बेंड वनसेल्फ टू ट्रेंड्स, और एक तरीके से साहस है कि वो इस समय के जो आधुनिक ट्रेंड चल रहे हैं उनके सामने वो झुक नहीं रहे हैं। ही डिस्प्लेज ऑल ऑफ दीज बाई होल्डिंग ऑन टू वॉट इज नाउ अ 45 ईयर लॉन्ग मैटर एंड टाइटल। कह रहा है कि एक तरीके से 45 साल से इन्होंने ये काम को संभाले रखा है। सेलर ऑफ मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, एक तरीके से काम इनका ये है कि मैगजीन को सेल करना, न्यूज़पेपर को सेल करना। ही रिटेन द विजिबल सिंबल ऑफ दिस इंगेजमेंट अ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन मार्ट। कह रहा है कि उन्होंने अभी भी ये जो पुरानी चीज़ें थी दुकानों की उसको अभी भी संभाल के रखा है, उस चीज़ों को, चाहे वो न्यूज़पेपर हो गए या मैगजीन हो गई। stubbornly staying put in its corner despite progressively decreasing footfall। अभी भी उन्होंने अपनी दुकान को वहीं पे जमा के रखा हुआ है जबकि अब लोगों का आना जाना वहाँ पर
कम हो गया है, क्योंकि अब लोग डिजिटली ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए हैं। द इस्टेब्लिशमेंट इज़ मॉडेस्ट, कह रहा है कि जो उनकी दुकान है वो बहुत ही ज़्यादा साधारण है। एन ओल्ड ब्लू पुश कार्ट शेडेड फ्रॉम द शाइन एंड रेन विद अ कॉर्गेटेड मेटल शीट एंड टार्पुलिन। उन्होंने अपनी पूरी जो कहते हैं जो ओल्ड और ब्लू पुश कार्ट मतलब एक तरीके का ठेला है, उससे एक वहाँ पे मेटल शीट लगाई हुई है जिससे धूप ना पड़े, और टारपोलिन का मतलब हो गया ये एक तरीके से जो वहाँ पे एक कपड़ा टांग रखा है बड़ा सा, उससे क्या कहते हैं पानी से बचाव हो। अंडरस्टैंडिंग पांड्याज लाइफ स्टाइल फॉस्टर्स एन एप्रिसिएशन ऑफ हिज रोल बियॉन्ड अ मेयर मर्चेंट। कह रहा है कि अगर हम पांड्या की लाइफ स्टाइल को समझते हैं तो एक तरीके से उसकी हम सराहना ही करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, इस तौर पर नहीं कि वो सिर्फ एक मर्चेंट है, एक व्यापारी है, उससे बढ़कर। एलिमिनेटिंग हिज प्लेस एज अ डैश इंडिपेंडेंट फिगर इन अ रैपिडली डिजिटाइजिंग वर्ल्ड। कहने का मतलब है हमारी प्रशंसा इसलिए रहेगी क्योंकि जो तेज़ी से बदलती हुई डिजिटाइजिंग दुनिया है उसमें भी वो अभी भी एक तरीके से वहाँ पे डटे हुए हैं और अपने आप को स्वतंत्र रखा हुआ है। द वर्ड हैगियोग्राफिक्स इज यूज इन द पैसेज मोस्ट नियरली में। कह रहा है कि हैगियोग्राफिक्स का क्या मतलब है? क्रिटिकल एंड एनालिटिकल रिव्यू एक्सपोजिंग लॉजिकल फ्लो, एक तरीके से कमियां को निकालने वाला, गलतियों को निकालने वाला क्रिटिक्स है, आलोचना है नहीं। बायोग्राफिकल राइटिंग दैट आइडियलाइज देयर सब्जेक्ट, किसी व्यक्ति या चीज़ को इतना ज़्यादा तारीफ करना कि उसे बहुत ज़्यादा पूजनीय बना देना। हाँ, तो ये मतलब सही है, ये थोड़ा सा तारीफ करने वाला मतलब होता है हैगियोग्राफीज। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिजिटल कंज्यूमर हैबिट्स, स्टैटिस्टिकल मतलब एक डेटा का एनालिसिस, डेटा का कोई एनालिसिस हुआ नहीं है यहाँ पे, एनालिसिस। मॉडर्न फिक्शनल नैरेटिव्स अबाउट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कह रहा है कि एक तरीके से जो काल्पनिक कहानियाँ हैं जो कि आधारित हैं, जो हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एडवांसमेंट हो रहा है, उसके ऊपर लेके कोई ऐसी नैरेटिव या फिर ऐसी कोई स्टोरी की बात ही नहीं हुई है। तो यहाँ पे बेस्ट क्या है हमारा? बी है। कह रहा है कि टैक्टिलिटी का क्या मतलब है भाई? टैक्टिलिटी का मतलब होता है जिसको हम छू सकें, है ना, जिसको हम अनुभव कर सकें। द फाइनेंशियल वैल्यू एसोसिएटेड विद, फाइनेंशियल वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, किसकी कोई वैल्यू तो ना है कोई। द कॉग्निटिव प्रोसेस, ये एक सोचने का प्रोसेस है, ऑफ ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट इनटू इमोशनल मेमोरीज, कि किस तरीके से एक टेक्स्ट को हम भावनात्मक यादों में चेंज कर दें, नहीं। द फिजिकल सेंसेशन, हाँ, एक छूने का एहसास है, ऑफ टच एंड टेंजिबल, टेंजिबल चीज़ें क्या होती है जिसको हम छू सकते हैं। क्वालिटीज ऑफ हैंडलिंग एक्चुअल विक, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब थर्ड में हमको क्या भरना चाहिए? पांडियन क्या है यहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। रिमेन आएगा? नहीं, ये तो प्लूरल वर्ब हो गई। रिमेनिंग का यहाँ कोई मतलब नहीं है, वर्ब रिमेनिंग क्यों लाएंगे? रिमेन्स यहाँ पे ठीक है, ठीक है। और वर्ब रिमेन क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरा जो पैसेज अभी देख रहे होगे तो वो किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है, और वर्ब रिमेनिंग यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कोई टेंस ही नहीं बनता है, तो रिमेन्स जो है हमारा आंसर होगा। फोर्थ में भी क्या भरना है? यहाँ पे सारी वर्ब दी हुई है, इसका मतलब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट ही देना है। ही है, ही किससे भरोगे भाई? यहाँ पे सिंगुलर वर्ब ही लेके आओगे तो हैव ही लगाएंगे। ठीक है, हैविंग का यहाँ पे कोई मतलब नहीं, वॉज हम लोग लगाएंगे नहीं, हैव आएगा नहीं, तो ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। अब फिफ्थ में स्टबन होगा, जिद्दी, स्टबनली होगा, ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। स्टबन कोई वर्ड ही नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, तो इल्यूमिनेटिंग हिज प्लेस एज, अब आर्टिकल आ गया, आर्टिकल के बाद ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। फिगर क्या है? ये नाउन है। ठीक है, अब देखो, या तो क्या कहते हैं, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, या फिर इस नाउन के लिए दो एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव तो पहले से रखा हुआ है, यहां पर एक एडजेक्टिव रख सकते हैं। तो स्टबन एक एडजेक्टिव है, इसको लगा सकते हैं। ठीक है, ये एडवर्ब है, इसको भी लगा सकते हैं। स्टबननेस मतलब देखो, एनी डबल एस जहां भी दिख जाए वो नाउन है, तो ये नहीं होगा, और ये कोई वर्ड ही नहीं होता, या तो बी होगा या तो ए होगा। अब बताओ क्या होना चाहिए? स्टबनली होना चाहिए, स्टबन, दोनों ही सही है, कौन सा होना चाहिए? अब इस चीज को देखो, किस चीज पे फोकस कर रहे हो? क्या फिगर को फोकस कर रहे हो, फिगर को मॉडिफाई करना चाहते हो, या इंडिपेंडेंट को मॉडिफाई करना चाहते हो? वो क्या कह रहा है कि आज की डिजिटल दुनिया में उन्होंने अपने आप को आज भी इंडिपेंडेंट बना के रखा है ना, एक तरीके से जिद ठान रखी है कि मैं चेंज नहीं होगा, मैं वैसे ही का वैसा रहूंगा।
तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट को मॉडिफाई करने की बात हो रही है, तो ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा कि हम यहाँ पे एडवर्ब रखें स्टबर्नली। ठीक है, ये है पैराजम्बल, एक बार खुद से ट्राई करो। ठीक है, हाउ एवर से वर्ड का सेंटेंस कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, तो अच्छा है भी नहीं। साइंटिस्ट ट्रेडिशनली यूज स्टेलर एक्सप्लोजन टू मेजर कॉस्मिक एक्सपेंशन। कह रहा है कि साइंटिस्टों ने एक पुराना तरीका, एक स्टेलर एक्सप्लोजन हुआ होगा, कोई मतलब प्रोसेस होगा, उसको यूज़ किया है ताकि वो किस तरीके से ब्रह्मांड बढ़ रहा है उसको बता सकें। ठीक है, तो इससे स्टार्ट हो कर सकते हैं हम लोग ना। कॉन्सिक्वेंटली तो नहीं करेंगे, परिणाम स्वरूप। चैलेंजिंग दिस मैथड, अब देखो दिस आ गया तो ये चला गया, ये चला गया। 2 3 हो सकता है, 2 4 1 3 हो सकता है, तो 2 तो कंफर्म हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम 2 के बाद अगर देखो एक मिनट, साइंटिफिक ट्रेडिशनल यूज स्टेलर एक्सप्लोजन टू मेजर कॉस्मिक एक्सपेंशन। अब फोर्थ देखो परिणाम, सॉरी थर्ड में देखो परिणाम स्वरूप द रिसर्चर्स कॉन्फिडेंटली रीअफर्म द एक्सेलरेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। अब उन्होंने क्या रीअफर्म किया, अभी तो ये तो पता नहीं चल रहा है। फोर्थ को देखो चैलेंजिंग दिस मेथड, इस मेथड को चैलेंज करते हुए, किसको, ये जो स्टेलर एक्सप्लोजन का यूज करते हैं वो। अ कंट्रोवर्शियल स्टडी साइटेड अ स्पेसिफिक एज इफेक्ट, एक कंट्रोवर्शियल स्टडी हुई जिसने एज इफेक्ट का एग्जाम्पल दिया। फिर बाद में क्या हुआ, अब देखो वन जो है यहां पे कह रहा है कि हाउएवर, हालांकि फ्रेश एस्ट्रोनॉमिकल डेटा कंप्लीटली डिसमिस दिस क्लेम्ड एज इफेक्ट, कि अभी अभी जो हमारे पास डेटा आया है उसने इस एज इफेक्ट को डिसमिस कर दिया है। और परिणाम स्वरूप रिसर्चर्स ने कॉन्फिडेंटली दोबारा रीअफर्म किया है एक्सेलरेटिंग यूनिवर्स थ्योरी को। तो क्या होना चाहिए, 2 4 1 3। ठीक है, सी हमारा आंसर होगा। ये भी पैराजम्बल है, एक बार खुद से करो। हाउ एवर से स्टार्ट नहीं कर सकते, वन से कोई ऑप्शन है हटा दो। कॉन्सिक्वेंटली से स्टार्ट नहीं होगा, ग्लोबल दिस से स्टार्ट नहीं होगा, तभी देखो अब 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब 3 से स्टार्ट है दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो एक तो थर्ड से स्टार्ट करते हैं हम। अब थर्ड के बाद 2 लाएं या 1 लाएं, देखते हैं पहले पढ़ के। ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑपरेशन एट द मार्केट यार्ड इनवेटिवली फेस ओकेजनल प्रोडक्ट रिजेक्शन। कह रहा है कि ग्लोबल एक्सपोर्ट का जो ऑपरेशन होता है मार्केट में, कई बार उनको एक तरीके से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है कभी कभार। अब उसके बाद 1 को अगर रखें, हाउएवर, हालांकि लोकल ट्रेडर्स आर एग्रेसिवली एग्जिग्रेटिंग दीज कॉमन रिजेक्शन, कि जो लोकल ट्रेडर्स हैं जो एक तरीके से व्यापार करते हैं वो इन कॉमन रिजेक्शंस को, जो कभी कभी रिजेक्शन होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तरीके से बुराई कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बहुत ख़राब है, यहाँ से मार्केट से ला रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब प्रोडक्ट है, तो ये कर रहे हैं। ठीक है, 4, अब 4 अगर यहाँ पे जाएगा कि दिस कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन, कि कह रहा है कि एक तरीके से ये जो कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन हो रहा है कि अपने हिसाब से चीज़ों को मोड़ा जा रहा है, उसका एम ये है कि आर्टिफिशियली तरीके से जो लोकल क्रॉप प्राइजेस है ना उसको गिरा दिया जाए, उसको एक तरीके से सप्रेस कर दिया जाए। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप मिनिस्टर ने इसीलिए फार्मर्स को एक तरीके से कहा है कि वो इन सब आर्टिफिशियल जो र्यूमर्स हैं उनको इग्नोर करें। अब यहाँ पे देखो 3 के बाद बेस्ट ये होगा कि हम 2 के पास नहीं, सॉरी 1 के पास जाए, क्योंकि ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑपरेशन जो मार्केट है वो कभी कभी प्रोडक्ट रिजेक्शन करता है। अब 1 में कह रहा है कि तभी जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करते हैं, इस मामले को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, छोटा सा मामला है बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो 3 1 दिख रहा है। 4 कह रहा है कि ये जो कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन है ये ऐसा कर क्यों रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि ये जो लोकल क्रॉप प्राइजेस है वो घट जाए। ठीक है, इसी वजह से जो मिनिस्टर है उन्होंने फार्मर से एक तरीके से उनको जोर दे के कहा है कि ये जो आर्टिफिशियल र्यूमर्स है ना इसके ऊपर ये ध्यान ना दें। तो 3 1 4 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आज का पैसेज। ठीक है, देर इज नो क्वेश्चन दैट इंडियन प्रोफेशनल्स आर कैपेबल ऑफ पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन। कह रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के जो प्रोफेशनल हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी इनोवेशन कर सकते हैं या फिर कोई क्रांतिकारी नए आविष्कार कर सकते हैं। एज एविडेंस्ड बाई द स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन एंड इंडियन ओरिजिनल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री लीडर्स। कह रहा है कि इसका सबूत ये है
कि भारतीय या फिर जो भारतीय ओरिजिन के जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनकी उपस्थिति है। मतलब उन्होंने ये दिखाया है कि वो बहुत ही ज़्यादा पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन कर सकते हैं। इंडियन एग्जीक्यूटिव्स हैव डिस्प्लेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। कह रहा है कि भारत के जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने बहुत ही असाधारण टैलेंट दिखाया है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हो, चाहे वो इन बोथ द मैनेजेरियल एंड टेक्निकल वर्क या फिर टेक्निकल एरिया हो, वहाँ पर दैट goes into building and advancing complex businesses at the forefront of the global economy's most important engine। कह रहा है कि ये जो इन्होंने असाधारण टैलेंट दिखाया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिखाया है, चाहे वो मैनेजरियल में हो या टेक्निकल वर्क में हो, और इसके जरिए इन्होंने बहुत ही जटिल बिजनेस, जो कॉम्प्लेक्स बिजनेस रहे हैं दुनिया भर में, उसको बनाने में और उसको आगे बढ़ाने के लिए। भारत इनोवेट्स 2026 द इवेंट इन नीस फ्रांस। कह रहा है कि भारत इनोवेट 2026 जो कि एक इवेंट रहा है नीस जो कि फ्रांस में है, सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसको सपोर्ट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा, हैज़ शोन, उसने ये दर्शाया है दैट मैनी ऑफ दिस इनोवेशन आर पॉसिबल इन इंडिया, कि बहुत तरीके के ये जो नए आविष्कार है, इनोवेशन है, ये भारत में भी संभव है। एंड दैट पेशेंट इनक्यूबेशन ऑफ स्टार्टअप, इंक्यूबेशन का मतलब होता है किसी को विकसित करना, नर्चर करना। कह रहा है कि और धीमे धीमे ये जो नए स्टार्टअप है इनका इंक्यूबेशन मतलब इनको धीरे धीरे विकसित करना इन की स्ट्रेटजिक एरियाज, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजिक रणनीतिक एरियाज हैं वहाँ पर, कैन लेड टू एक्सेप्शनल रिजल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल रिजल्ट दे सकते हैं, दैट आर कॉम्पिटिटिव विद द बेस्ट इन क्लास ग्लोबली, जो कि दुनिया भर का जो एक तरीके से दुनिया भर का जो स्टैंडर्ड है उसकी ही इक्विवेलेंट होगा। इंडियाज पोटेंशियल टू बी अ ग्लोबल होम फॉर इनोवेशन इज रियल। कह रहा है कि भारत के अंदर इतनी क्षमता है कि वो दुनिया भर का जो इनोवेशन हो रहा है उसका एक ग्लोबल हब बन सकता है, ग्लोबल होम बन सकता है, स्पेशली खासकर विद द काइंड ऑफ मिडिल पावर कोलैबोरेशन दैट फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एडवोकेट फॉर एट द इवेंट। कह रहा है कि खासकर तब कि दुनिया भर की जो मिडिल पावर हैं अगर वो साथ में कोलैबोरेट करती हैं, जैसा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपने इवेंट में जिस बात को सपोर्ट किया, अगर इस तरीके का कोलैबोरेशन रहेगा तो भारत जैसे देश भी इनोवेशन के लिए एक ग्लोबल होम बन सकते हैं। द इनोवेशन क्वेश्चन इज की टू प्रोसेसिंग द आफ्टर मैथ ऑफ एंथ्रोपिक्स मोस्ट पावरफुल एआई मॉडल्स। कह रहा है कि ये जो आविष्कार का क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तब जब एंथ्रोपिक आपको पता होगा एक एआई कंपनी है अमेरिका की, उसने क्या जो पावरफुल इनका जो एआई मॉडल था क्लॉड माइथॉस और एंड फेबल बीइंग बैन फॉर नॉन अमेरिकन, वो जो नॉन अमेरिकन है उनके लिए बैन कर दिया गया है। तो कह रहा है कि ये क्वेश्चन तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एंथ्रोपिक जैसी कंपनी ने अपने जो सबसे इनके बेस्ट मॉडल थे, चाहे वो क्लॉड मैथॉस हो गया, फेबल हो गया, उसको पूरी दुनिया में मतलब सबके लिए बैन कर रखा है, सिर्फ अपने लिए खोल रखा है। अ मूव दैट हैज़ ऑलरेडी अफेक्टेड सम इंडियन एंटिटीज़ एंड यूजर। कह रहा है कि ये एक ऐसा मूव था अमेरिका द्वारा जिससे भारत की काफ़ी जो एंटिटीज़ हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन हैं और यूज़र्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित पहले से ही हो चुके हैं। परहैप्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ब्रूट फोर्स फ्रंटायर एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है बलपूर्वक। कह रहा है कि शायद ये संभव नहीं है कि एआई और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में हम सिर्फ पावर का यूज़ करके आगे बढ़ सकें। Given the tons of billions of dollars even a single player requires to make incremental advances in these field। कह रहा है कि टेंस ऑफ मिलियंस डॉलर्स लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा कि सिर्फ एक ही कंपनी को इंक्रीमेंटल मतलब होता है थोड़ा बहुत एडवांस करने के लिए ऐसी फील्ड में। मतलब यहाँ पे पैसे से ही काम नहीं चलने वाला है, पैसा आप चाहे कितना भी लगा दोगे बहुत ही कम डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। बिकमिंग एन एआई डिप्लॉयमेंट सुपर पावर। कह रहा है कि अगर हम अपने यहाँ एआई को डिप्लॉय करके दुनिया भर में सुपर पावर बन भी जाते हैं, मतलब एआई का बहुत यूज़ करके हर फील्ड में एआई को डिप्लॉय करके अगर हम सुपर पावर बन भी जाते हैं, एज मैनी टेक पॉलिसी मेकर्स एडवोकेट, जैसा कि बहुत से टेक पॉलिसी मेकर नीतिकर्ता सपोर्ट करते हैं, मे ऑल्सो बी अ परस्यूट ऑफ लूजिंग बैटल।
तो राइटर कह रहा है कि ये एक तरीके का हमारी तरफ से प्रयास होगा कि हम इस जंग को हार जाएं। मतलब ये जो एआई वाली जो एक तरीके से बैटल है, जो कंपटीशन है, हम इसको हार जाएंगे। इंडिया आफ्टर ऑल इज नॉट अलोन इन सीकिंग नॉलेज इकोनॉमिक एफिशिएंसीज फ्रॉम एआई। कह रहा है कि भारत जो है वो सिर्फ पूरी दुनिया में ऐसा अकेला देश नहीं है जो एआई से अपनी इकोनॉमी को सुधारने की कोशिश कर रहा है। मतलब भारत को ये लगता है कि वो अलग अलग सेक्टर्स में एआई का यूज़ करके अपने यहाँ आउटपुट बढ़ा सकता है। तो वो सिर्फ एक अकेला ही देश नहीं है, ऐसा बहुत से देश कोशिश कर रहे हैं कि एआई से वो अपना प्रॉफिट जो है वो बढ़ा सकें। बट द फील्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज रिमेन्स नन द लेस्ट वास्ट। कह रहा है कि फिर भी जो इस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत बड़ी हैं, बहुत फैली हुई है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। डीप टेक इन एरिया सच एज स्पेस एक्सप्लोरेशन। कह रहा है कि डीप टेक्नोलॉजी के जो जैसे एरियाज हैं, जैसे कि स्पेस को एक्सप्लोर करना, स्पेस की तरफ जाना, डिफेंस हो गया, इवन मटेरियल साइंस मतलब अलग अलग धातु बनाना, या सेमीकंडक्टर साइंस हो गई, इसको भी बोल सकते हैं। तो ये जो मटेरियल साइंस है, रिपेन आ ओपन कंटेक्स्ट, ये अभी भी एक मतलब एक ओपन कॉम्पिटिशन की तरीके है, ऐसी फील्ड है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। फॉर इंडिया टू परस्यू इनोवेशन, कह रहा है कि भारत को अगर अपने यहाँ आविष्कार कराने हैं, टू इंग्रेडिएंट्स आर इम्पॉर्टेंट। तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। इंग्रेडिएंट्स का मतलब यहाँ पर है कि दो जो एसेंशियल फैक्टर्स होंगे। इंडिया मस्ट बी स्टेबल, भारत को पहले बात तो स्टेबल होना पड़ेगा। एन अट्रैक्टिव होम, और एक तरीके से आकर्षण बनना पड़ेगा कैपिटल के लिए, कि पैसा आए और साथ ही साथ टैलेंट आए देश में। फॉर द फॉर्मर, कह रहा है कि पहले वाले कैपिटल के लिए, द स्लैश बकलिंग का मतलब होता है एग्रेसिव तरीके से, रेंट सीकिंग का मतलब होता है प्रॉफिट उठाना, ऑफ द सक्सेसफुल। कह रहा है कि अगर हमें कैपिटल चाहिए तो पहली बात तो जो एग्रेसिव तरीके से जो सक्सेसफुल लोग हैं वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, मस्ट बी रेंट इन का मतलब है कि उनको कंट्रोल करना होगा कि वो ज़्यादा प्रॉफिट ना लें। इन टू कीप इनोवेटर्स फ्रॉम ड्रेडिंग सक्सेस ऑन इंडियन सॉइल, ताकि जो इनोवेटर्स हैं वो ड्रेडिंग का मतलब होता है घबराए ना, डरे ना, कि अगर वो यहाँ भारत में सक्सेसफुल हो गए तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ जाएगा। वेंचर कैपिटल मस्ट बी इन अ पोजीशन टू एसेस एक्सप्लोरेटरी एंड कटिंग एज पिचेस। कह रहा है कि जो वेंचर कैपिटल है, मतलब जो स्टार्टअप को फंडिंग दी जाती है, या जो वेंचर कैपिटल जो कंपनियां देती हैं, जो फंड देती हैं स्टार्टअप्स को, मस्ट बी इन अ पोजीशन टू एसेस एक्सप्लोरेटरी का मतलब होता है कि एक तरीके से जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें हैं उनको एसेस करना चाहिए। और ये जो कटिंग एज मतलब जो टेक्नोलॉजी वाला आधुनिक जो पिचेस होती हैं, जो बिजनेस प्रपोजल होता है, उसको एक तरीके से उनको देखना चाहिए ऑन द सेम फुटिंग, उसी तरीके से एज दे डू इन अदर कंट्रीज, जैसा कि वो दूसरे कंट्रीज में देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं जो वेंचर कैपिटल देती हैं, उनको एक तरीके से एसेस करना चाहिए कि भाई ये जो प्रोजेक्ट उनके पास आया है वो कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है और कितना ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। उस हिसाब से उनको एसेस करके उनको फंडिंग देनी चाहिए, जैसा कि वो दूसरे कंट्रीज़ में देते हैं। ऐसा ना करें कि पता नहीं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आने के बावजूद भी वो फंडिंग ना करें। एंड टैक्स पॉलिसी मस्ट बी क्लियर एंड प्रिडिक्टेबल, और जो टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए और सरकार की तरफ से प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार कुछ ऐसे टैक्स पॉलिसीज ला दे ताकि जो बाहर से आने वाली कंपनियां हैं वो भारत में निवेश ना करें। टू बी एन अट्रैक्टिव होम फॉर टैलेंट, कह रहा है कि अगर हमें अपने देश को एक टैलेंट के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाना है, वॉट इज़ रिक्वायर्ड इज़ क्वाइट सिंपल, जो चीज़ चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा सरल है। द टॉप टैलेंट मस्ट लुक फॉरवर्ड टू देयर फ्यूचर इन इंडिया। कह रहा है कि जो टॉप टैलेंट है उनको एक तरीके से भारत को एक फ्यूचर की तरह देखना होगा, भारत को ऐसी स्थिति पैदा करनी होगी ताकि वो भारत को अपने उज्जवल भविष्य के लिए भारत को ऐसा देख सकें वो, इंस्टेड ऑफ रनिंग इनटू अ डेड एंड फॉर देयर पोटेंशियल। कह रहा है कि बजाय इसके कि वो उनकी जो क्षमता है, जो उनकी ग्रोथ है, वो कहीं रुक ना जाए। डेड एंड का मतलब होता है कि जहाँ पर बिल्कुल भी ग्रोथ ना हो। एंड द लाइफ दे फील, और जिस तरीके की लाइफ वो चाहते हैं, ग्रीनर पैस्चर्स में एफर्ट दम, तो बाहर की जो अपॉर्चुनिटीज़ है या बाहर के जो देश हैं वही उनको दे पाएँ। फॉर दिस, इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक गुड्स
कि जो इन्वेस्टमेंट चाहिए पब्लिक की चीज़ों में, जैसे कि क्लीन एयर हो गया, अबंडेंट अर्बन ग्रीन स्पेसेस हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा हरियाली चाहिए, एंड अफोर्डेबल एंड रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्टेबल, और एक सस्ता और रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, कैन गो अ लॉन्ग वे, जो कि बहुत ज़्यादा मदद कर सके हमारे जो इनोवेशन वाला ऑब्जेक्टिव है उसके लिए। कैन गो लॉन्ग वे का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सके। दीज आर आफ्टर ऑल वॉट रिटर्नीज मिस द मोस्ट, कह रहा है कि जो बाहर से लोग आते हैं यही सब चीज़ें वो सबसे ज़्यादा मिस करते हैं। सम ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल प्रॉब्लम्स आर इन द वे ऑफ ट्रूली इनोवेटिव सिस्टम, कह रहा है कि भारत की सबसे पुरानी और जो सबसे ज़्यादा जटिल समस्याएं हैं जो काफ़ी समय से चली आ रही हैं, वही भारत के जो इनोवेटिव इकोसिस्टम के आड़े आ रही हैं, मतलब वही भारत का जो इनोवेशन वाला इकोसिस्टम है उसको बनने नहीं दे रही है। द गुड न्यूज़ इज़ दैट दीज प्रॉब्लम नीड पॉलिटिकल कैपिटल नॉट रिस्क कैपिटल, कह रहा है कि अच्छी खबर ये है कि इन समस्याओं से पार पाने के लिए हमें राजनीतिक इच्छा चाहिए, ना कि हमें रिस्क वाला पैसा चाहिए। मतलब अगर हमारे यहाँ गवर्नमेंट की इच्छा होगी तो हम इन सब समस्याओं से पार पा सकेंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिस्ट्रिक्शन ऑन एंथ्रोपोसिक क्लॉड माइथॉस एंड फेबल मॉडल्स, कह रहा है जो एंथ्रोपिक का ये जो मॉडल था इसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया इसका क्या प्रभाव पड़ा है। इंडिया हैज़ लॉट इज स्टेटस एज ग्लोबल होम फॉर हाई टेक डेवलपमेंट, कह रहा है कि भारत का जो स्टेटस था हाई टेक डेवलपमेंट के लिए वो ख़त्म हो गया, पहले था ही नहीं और ऐसा कहीं बताया नहीं गया है। इट हैज़ फोर्स इंडियन टेक पॉलिसी मेकर्स टू अबेंडन डीप टेक इन डिफेंस एंड स्पेस, कह रहा है कि इसने भारतीय नीतिकर्ताओं को मजबूर कर दिया कि वो जो टेक्नोलॉजी पे ऊपर काम कर रहे थे डिफेंस और स्पेस के ऊपर वो उसको छोड़ दें। नहीं, द रिस्ट्रिक्शन हैज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड अ निगेटिव इम्पैक्ट ऑन सर्टेन इंडियन यूजर्स, हाँ रिस्ट्रिक्शन की वजह से जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो कुछ इंडियन यूजर्स के ऊपर आया है। सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, इन द स्पेसिफिक कंटेस्ट ऑफ द पैसेज द फ्रेज स्वैश बकलिंग रेंट सीकिंग मोस्ट क्लोजली रेफर टू, बताया था मैंने। स्वैश बकलिंग का मतलब होता है एग्रेसिव, रेंट सीकिंग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेना। द हाई ऑपरेशनल कॉस्ट इनकर्ड बाई पायनियरिंग टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स व्हेन लीजिंग कॉम्प्लेक्स फिजिकल लैबोरेटरीज, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जो हाई ऑपरेशनल कॉस्ट लगती है जो कि नए नए जो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होते हैं उनके द्वारा जो इनकर्ड की जाती है जब वो लीज में लेते हैं फिजिकल लैबोरेटरीज को, ऐसा तो कहीं नहीं है। एग्रेसिव मैनिपुलेटिव कमर्शियल बिहेवियर दैट अलाउ डोमिनेंट एंटिटीज टू कैप्चर अनअर्न्ड प्रॉफिट विदाउट वैल्यू क्रिएशन, हाँ एक तरीके से बहुत एग्रेसिव तरीके से प्रॉफिट को उठाना मार्केट से, तो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। Based on the core insight of the passage, what did the 2026 event in France demonstrate regarding India's industrial capabilities? कह रहा है कि फ्रांस में जो 2026 को इवेंट हुआ है वो भारत की इंडस्ट्रियल क्षमताओं के बारे में क्या दर्शाता है। डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेस कैन अचीव ग्लोबल पैरिटी, पैरिटी मतलब होता है इक्वालिटी, इफ दे रिसीव स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म अर्ली डेवलपमेंट सपोर्ट, कह रहा है कि भारत के जो निजी टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेज हैं वो दुनिया भर के स्टैंडर्ड को एक तरीके से अचीव कर सकते हैं, दुनिया भर की जो टेक्नोलॉजी है उससे समानता इक्वालिटी पा सकते हैं अगर उनको सही तरीके से लॉन्ग टर्म तरीके से सपोर्ट दिया जाए तो बिल्कुल सही है। ये बात कही गई थी कि उसमें ऐसा दिखा कि हाँ भारत के अंदर पोटेंशियल है कि भारत बहुत से इनोवेटिव प्रोजेक्ट अपने आप खुद कर सकता है, दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है, तो ये जो है करेक्ट आंसर है। Several capital allocation must be scaled up to compete with foreign front runners in basic research, कह रहा है कि बहुत ज़्यादा हमको sovereign capital allocation पैसे की ज़रूरत है बेसिक रिसर्च के लिए, ऐसा नहीं है। International alliances can insulate local digital platforms from open market volatility, कह रहा है कि अगर दुनिया भर में अलायंसेस हो जाएं, ग्रुप बन जाएं, तो जो लोकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको जो ओपन मार्केट में एक तरीके से उतार चढ़ाव है उससे प्रोटेक्शन मिल सकता है। ऐसा तो नहीं है भाई अमेरिका की जो कंपनी थी तो उससे प्रोटेक्शन कहाँ मिला, उसने रोक दिया, बैन कर दिया। टेक्निकल सेल्फ रिलायंस इज बेस्ट अचीव बाय रिप्लेसिंग फॉरेन सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स, कह रहा है कि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है टेक्नोलॉजी तो हमें फॉरेन सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स को इज बेस्ट रिप्लेसिंग फॉरेन सॉफ्टवेयर नेटवर्क विद हाईली सिक्योर लोकलाइज, तो जो फॉरेन सॉफ्टवेयर नेटवर्क है वो लोकलाइज सिस्टम से रिप्लेस करना होगा। अब ये
पढ़ने में तो सही लगेगा, मगर ऐसा पैसेज में कहीं नहीं बताया गया, तो इसलिए हम इसके साथ नहीं जाएंगे। जो पैसेज में मेंशन है या इनडायरेक्टली मेंशन है उसी को हम आंसर मानेंगे। अब इसमें मुझे लगता है एक क्वेश्चन जो है वो एक स्टेटमेंट जो है वो छुप गया है। एडवांस कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर इग्नोरेंट विच स्पेसिफिक डोमेन्स आर आइडेंटिफाइड इन द पैसेज एज ओपन फील्ड वेयर इंडियन कैन रियलिस्टिकली स्टैब्लिश द कॉम्पिटिटिव एज। कह रहा है कि ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें भारत अपनी बढ़त बना सकता है। एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर्स एंड हाई कॉस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, एक तो डिफेंस था, ठीक है, और स्पेस एक्सप्लोरेशन था, डिफेंस था और मटेरियल साइंसेस था, ये 3 थे, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस है नहीं, सेमीकंडक्टर ये तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, सी के साथ जाते हैं, 2 और 3 ही सही होगा। डीप टेक्नोलॉजी देखो यहाँ पे डिफेंस में और एरोस्पेस इंडस्ट्री में है ना, तो यहाँ पे थर्ड वाला जो होगा वो मटेरियल साइंस रिलेटेड होगा, तो 2, 3 के साथ जाते हैं। अब इसमें देखो, इसमें हमें बताना है कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। Venture capital must be in a position to assess exploratory and cutting edge pitches on the same footing as they do in other countries। तो पहले बात तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है। एंड लगा टैक्स पॉलिसी मस्ट बी क्लियर एंड प्रेडिक्टेबल, ये खुद में भी एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं तो हम क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एक होता है तो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, एक इंडिपेंडेंट प्लस 1 डिपेंडेंट होता है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं, 2 इंडिपेंडेंट प्लस 1 डिपेंडेंट होता है तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो ये आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा, ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।